बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के स्वरूप की। यह एक ऐसी जन क्रांति थी जिसका प्रारंभ तो कुलीन वर्ग ने किया, लेकिन अंत किया एक सैनिक तानाशाह ने। कुलीन वर्ग लुई 16वें की निरंकुशता को समाप्त कर अपनी प्रभुता को स्थापित करना चाहता था। एस्टेट्स जनरल का अधिवेशन कुलीन वर्गीय क्रांति की सफलता का सूचक था। यदि कुलीन वर्ग ने थोड़ी उदारता का परिचय देते हुए जागरूक मध्यम वर्ग के साथ समझौता करा होता तो शायद उनकी सफलता स्थायी बन सकती थी। दूसरे चरण में मध्यम वर्ग के नेतृत्व में क्रांति का संचालन हुआ। कुलीन वर्ग के विरुद्ध मध्यम वर्ग की सफलता का रहस्य इस बात में है कि जब भी उनकी स्थिति नाजुक और संकटमय हुई, फ्रांस की साधारण जनता ने आर्थिक कारणों से उत्तेजित होकर उनकी तरफ से राजनीति में हस्तक्षेप किया। यद्यपि साधारण जनता ने मध्यम वर्ग के साथ एक पूर्ण और वास्तविक क्रांति को लाने में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, लेकिन अभी फल प्राप्ति की दृष्टि से उसे दर्शक दीर्घा में ही बैठना था। मध्यम वर्गीय नेतृत्व की असमर्थता ने क्रांति को तीसरे चरण में पहुंचवा दिया। तीसरे चरण में उग्र मध्यम वर्ग हावी रहा। आतंक और हिंसा का दौर शुरू हुआ, लेकिन फ्रांस की जनता और उदारवादी मध्यम वर्ग बहुत देर तक इस आतंक को सहने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया द्वारा एक बार पुनः क्रांति उदारवादी मध्यम वर्ग के हाथों में आ गई। संचालक मंडल की स्थापना और नेपोलियन के उत्थान ने फ्रांस को 1792 के गणतंत्र से काफ़ी दूर कर दिया। यद्यपि नेपोलियन ने क्रांति को, जो शुरू में फ्रेंच थी, बाद में यूरोपियन बना दिया, किंतु वह एक साथ क्रांति का मित्र और शत्रु दोनों स्थापित हुआ। दुर्भाग्य से क्रांति ने जिस निरंकुश एकतंत्र का अंत किया था वह फ्रांस में पुनर्स्थापित हो गया, लेकिन तब तक यूरोप और फ्रांस क्रांति के फल समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का स्वाद चख चुका था। अब बात करेंगे क्रांति के उद्देश्य और उपलब्धियों में अंतर संबंध के बारे में। यह स्मरणीय है कि 1789 में ना तो फ्रांस के लोग क्रांति चाहते थे और ना ही क्रांति की कोई तैयारी थी। वह तो वित्तीय संकट के समाधान के लिए बुलाए गए एस्टेट्स जनरल के अधिवेशन में अनजाने में ही शुरू हो गई। वह एक स्वतः स्फूर्त क्रांति थी। परिस्थिति और नेतृत्व के बदलने से क्रांति के उद्देश्य और उपलब्धियां बदलती चली गईं। यही कारण है कि फ्रांसीसी क्रांति के उद्देश्य और उपलब्धियों के बीच एक सीधा अंतर संबंध ढूंढना ना तो संभव है और ना ही उचित है। स्मृति पत्रों के आधार पर क्रांति के प्रारंभिक चरणों के उद्देश्य का पता लगाया जा सकता है। फ्रांस के बहुसंख्यक लोग सामंती व्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे। मध्यम वर्ग आर्थिक प्रतिबंधों को तोड़ डालना चाहता था। किसान सामंती करों और दायित्वों से मुक्त चाहता था। इसके अतिरिक्त जनता सामाजिक समानता, अवसर की समानता और कानून की समानता की इच्छुक थी। वह सीमित और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना चाहती थी। यह बात बिल्कुल सही है कि संविधान सभा के कार्यों से मध्यम वर्ग की अधिकांश आकांक्षाएं पूर्ण हो गईं, लेकिन समानता के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ। किसानों को राजनीतिक और आर्थिक समानता नहीं मिली। क्रांति के द्वितीय चरण में राजतंत्र समाप्त हो गया, लेकिन यह याद रखने योग्य बात है कि क्रांति का उद्देश्य राजतंत्र की समाप्ति नहीं करना था। यदि कोई असंतोष था तो वह राजा की निरंकुशता और उसके शासन के तौर तरीकों के प्रति था। क्रांति अपने तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय हो गई। यद्यपि ऐसा करना क्रांतिकारियों का उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। प्रारंभ में प्रतिक्रियावादी यूरोपीय देशों के विरुद्ध आक्रामक रवैया अपनाने की कोई योजना उनकी नहीं थी, लेकिन यूरोपीय देशों द्वारा क्रांति की आलोचना और धमकियों के विचारधारा ने फ्रांस और यूरोपीय देशों के बीच युद्ध का बिगुल बजा दिया। लोगों को देशभक्त बनने के लिए बाध्य किया गया। यद्यपि गरीबों के हितों में क्रांतिकारी कदम उठाए गए, किंतु विरोधी तत्वों का सख्ती से दमन किया गया। क्रांति अपने अंतिम चरण में एक बार फिर बुर्जुआओं के नेतृत्व में चली गई, जिससे जनसाधारण असहाय हो गया। यह क्रांति का अध्याय नहीं था, यह क्रांति का ध्येय नहीं था। अब हम बात करेंगे फ्रांस की क्रांति का
विश्व इतिहास में क्या महत्व है। फ्रांस की क्रांति एक राष्ट्रीय घटना नहीं थी, लेकिन इसके सिद्धांतों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे संपूर्ण यूरोप में गूंज उठे। इसलिए यह कहा जाता है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आंदोलन था, जिसके उदय होने से फ्रांस यूरोपीय इतिहास का केंद्र बन गया। यूनान की स्वतंत्रता 1830 में फ्रांस की क्रांति ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि क्रांति के सिद्धांतों से ही यूनान के स्वतंत्रता संग्राम को बल मिला। इटली के एकीकरण में भी नेपोलियन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नेपोलियन ने पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत करके जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। फ्रांस की क्रांति के व्यापक प्रभावों से इंग्लैंड भी अछूता नहीं रहा। फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप हुए रक्तपात ने इंग्लैंड वासियों को क्रांति का विरोधी बना दिया। फ्रांस का प्रथम गणतंत्र केवल कुछ ही वर्ष चला, लेकिन इससे कोई भी अनुमान लगा सकता है कि क्रांति असफल हुई। यद्यपि फ्रांस राजतंत्र की ओर वापस लौट गया, लेकिन उसने अपने क्रांति के अधिकांश परिणामों को बरकरार रखा। सामंती विशेषाधिकारों का फिर से उत्थान नहीं हुआ, चर्च अपनी शक्ति दोबारा नहीं पा सका, शासन का संचालन कुशलतापूर्वक होने लगा और किसानों की स्थिति पहले से कई बेहतर हो गई। न्याय का दायरा विस्तृत हो गया, करारोपण को अधिक तर्कसंगत बनाया। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति ने मध्ययुगीन व्यवस्था का अंत करके आधुनिक युग का सूत्रपात किया। फ्रांस की क्रांति का महत्व न केवल फ्रांस के संदर्भ में है, अपितु यूरोप और विश्व के संदर्भ में भी है। यह क्रांति विचार, समाज और राजनीति के क्षेत्रों में एक ऐसी विजय थी जिसे एक राष्ट्र ने स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन, वर्गीय विशेषाधिकार, सामाजिक वैषम्य, चर्च की प्रभुता, सामंतशाही और पुरातन व्यवस्था के ऊपर प्राप्त किया। फ्रांस की क्रांति के विचारों ने यूरोप में एक राजनीतिक चेतना जागृत कर दी। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रांस पर इसके क्या प्रभाव रहे। सबसे पहला प्रभाव था स्वेच्छाचारी और निरंकुश राजतंत्र का अंत। फ्रांस की क्रांति ने बूर्बो राजतंत्र को जड़ से उखाड़ फेंका। 1791 के संविधान के अनुसार लोगों की इच्छा और परमात्मा की कृपा से फ्रांस के सम्राट को फ्रांसीसी लोगों का शासक घोषित किया गया। इसके बाद फ्रांस के किसी भी राजा ने दैवीय अधिकारों का ढिंढोरा नहीं पीटा। इसके बाद आता है सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव। इसमें विशेषाधिकार वर्ग की समाप्ति हो गई। सामंत वर्ग के महत्व की समाप्ति हुई। निम्न और मध्यम वर्ग की दशा में सुधार हुआ। सामंतों के अनावश्यक बंधनों से मुक्ति मिली। व्यापार व्यवसाय पर लगे प्रतिबंध हट गए और उच्च पदों पर पहुंचने की राह खुल गई। तीसरा प्रभाव था चर्च की सर्वोच्च स्थिति में गिरावट। क्रांति ने चर्च की विशिष्ट स्थिति को समाप्त कर दिया। फ्रांस में उच्च पादरियों का प्रभाव बहुत ही कम हो गया और चर्च राज्य के अधीन हो गया। इसके बाद आते हैं हम आर्थिक प्रभावों पर। क्रांति ने फ्रांस की आर्थिक जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करे। पत्र मुद्रा प्रचलित की गई। प्रवासी जमींदारों की जमीन खरीदकर सरकार द्वारा अधिग्रहित करके जरूरतमंद किसानों को सस्ते दामों पर बेच दी गई। चर्च की संपत्ति पर अधिकार करके सरकार ने जनसाधारण में उसका आवंटन कर दिया। इसके बाद आते हैं प्रशासनिक, संवैधानिक और न्यायिक सुधार। संपूर्ण फ्रांस को 83 डिपार्टमेंट्स में विभक्त कर दिया और 4 जिलों में उन्हें पुनः बांट दिया गया। इन जिलों को 44,000 कम्यूनों में बांट दिया गया। 1791 के संविधान द्वारा फ्रांस में संवैधानिक राजतत्व की स्थापना और एक सदनी व्यवस्थापिका का गठन हुआ। प्रशासनिक और संवैधानिक सुधारों के साथ साथ न्यायिक सुधार भी किए गए। छठा आता है मानव अधिकारों की घोषणा। क्रांतिकारियों ने क्रांति की सफलता के उपरांत मनुष्य के नैसर्गिक और पवित्र अधिकारों की घोषणा करना अनिवार्य माना ताकि शासन तंत्र के सूत्रधार
अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सचेष्ट रह सकें। इस घोषणा में कुल 17 अनुच्छेद थे, जिनमें कहा गया कि मनुष्य स्वतंत्र और समान है, जनता ही प्रभु है और अधिकारीगण उसी सत्ता का उपभोग कर सकते हैं जिसका निर्माण जनता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को चुनने के अधिकार द्वारा प्राप्त होता है। इस घोषणा पत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भाषण, विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि प्रदान की गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्रांति के कुछ कुप्रभाव भी रहे। जनसाधारण को अनेक कष्ट और परेशानियां झेलनी पड़ी। रक्तपात क्रांति का एक दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष रहा। आतंक के राज्य के दौरान असंख्य निरपराध लोगों को गिलोटिन की भेंट चढ़ा दिया गया। दूसरा, लंबे समय तक फ्रांस शांति, अराजकता और अव्यवस्था से ग्रसित रहा। तीसरा, विदेशी प्रतिक्रियावादी राज्यों द्वारा फ्रांस की क्रांति का अंत करने के लिए युद्ध छेड़ दिए गए, जो लगभग 23 वर्षों तक चलते रहे। इनसे फ्रांस की अर्थव्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ा। फ्रांस की क्रांति ने इंग्लैंड पर भी अपना बहुत प्रभाव डाला। जैसे जैसे शुरुआत में तो इंग्लैंड ने इस क्रांति का स्वागत किया, लेकिन जैसे जैसे यह इसका स्वरूप उग्र और हिंसक होता गया, इंग्लैंड ने इसका विरोध करना शुरू किया। सितंबर हत्याकांड, आतंक का राज्य, सम्राट एवं साम्राज्ञी का वध ऐसी घटनाएं थीं जिनके द्वारा इंग्लैंड का मोह इस क्रांति से भंग हो गया। प्रधानमंत्री पिट ने इस क्रांति के प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिक्रियावादी नीति को क्रियान्वित किया गया। उसने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, राजनीतिक सभाओं और भाषणों पर प्रतिबंध लगा दिए, मजदूरों के संगठन पर रोक लगा दी। लेकिन फिर भी इंग्लैंड की जनता क्रांति से प्रभावित होकर सुधारों की मांग करती रही। शेष यूरोप पर भी इस क्रांति का प्रभाव देखा गया। क्रांति से एक ओर तो यूरोप के कई देशों में राजनीतिक अधिकारों की मांग को लेकर जन आंदोलन होने लगे। दूसरी तरफ क्रांति के विचारों से नाराज होकर यूरोप में प्रतिक्रियावादी युग की भी शुरुआत हो गई। फ्रांस की क्रांति का भय और उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया यूरोपीय घटनाओं में कहीं न कहीं आवश्यक रूप से दिखाई देती है। लेकिन इन क्रांति जनित भावनाओं को बहुत समय तक रोका नहीं जा सका। विद्वानों ने अपनी रचनाओं के द्वारा अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने का अवश्य प्रयास किया। वस्तुतः फ्रांस की क्रांति का विश्वव्यापी स्थायी प्रभाव हुआ। क्रांति ने यह घोषणा की शासन जनता के लिए ही नहीं है, बल्कि जनता के द्वारा भी होना चाहिए। स्वतंत्रता की विचारधारा समूची मानवता का प्रतिनिधि बन गई। केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि राजनीतिक, संपत्ति की स्वतंत्रता, वोट देने की स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए विश्व भर में आंदोलन होने लगे। क्रांति ने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता की भावना को जन्म दिया। मानव अधिकारों की घोषणा ने समानता के अधिकार को पुष्ट किया। इसने विश्व को राष्ट्रीयता की विचारधारा से अवगत कराया। यूरोप के अन्य देशों में फ्रांस के आक्रमण के कारण वहां राष्ट्रीयता की भावनाएं जागृत हो गईं। प्रजातंत्र की विचारधारा को इसने विश्व भर में लोकप्रिय बनाया। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि फ्रांस की 1789 की क्रांति विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसी क्रांति ने आधुनिक प्रजातंत्र की स्थापना में इतना योगदान दिया कि इसके सिद्धांतों को निर्धारित भी इसी क्रांति ने किया।